नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रगति पथ क्लासेस पर। मैं आपका हरिओम कुमार तहे दिल से आप लोगों का प्रगति पथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने कामों में मस्त होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो इकोनॉमिक्स की चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि है चैप्टर का नाम रोजगार एवं सेवाएं। इससे संबंधित जितने भी सारे प्रश्न हैं उसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे एक एक करके। रटने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है, ठीक ना। रटने से ज़्यादा दिन तक ध्यान में रहता नहीं है बातें। अगर हम समझे रहेंगे तो दिमाग में ज़्यादा देर तक, मतलब लंबे समय तक दिमाग में रहेंगी बातें। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर का वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो रहेगा रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को टिक लगाइएगा, ठीक ना, ऑप्शन को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके प्रश्न को। देखिए, पहला ये प्रश्न है कि भारत में क्या कह रहा है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। सेवा क्षेत्र जो होता है, सेवा क्षेत्र, इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हमने अपनी कक्षा में बताने का प्रयास भी किया था अपने विद्यार्थियों को कि सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे एक है सरकारी सेवा क्षेत्र और दूसरा है गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। सरकारी सेवा क्षेत्र में सरकार वेतन देती है और गैर सरकारी सेवा में सरकार का वेतन निश्चित नहीं होता, उसमें वेतन नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए, दो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं। देखिए, एक क्वेश्चन 2018 का एनुअल एग्जाम जो होता है, ए से होता है एनुअल एग्जाम, उसमें पूछा गया है। तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, या डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो बन जाएगा। कोयला से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होता है और विद्युत से भी हम ऊर्जा जनरेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी। आप लोग देखिए वीडियो रिकॉर्डेड देखिएगा तो इसको हमसे पहले ही लगाने का प्रयास कीजिएगा ऑप्शन को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 3 का। नरेगा, जिसको अभी हम लोग मनरेगा कहते हैं, ठीक ना, के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं भाई कि नरेगा, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है। ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी ऑप्शन बी है 125 दिन, ऑप्शन सी है 150 दिन, ऑप्शन डी है 200 दिन। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा 100 दिनों के लिए। नन देखो, मनरेगा जो अभी कहते हैं कि जो ग्रामीण मजदूरों को बनता है कौन सा, लेबर कार्ड, उसके तहत काम मिलता है। तो मनरेगा को पहले 2009 के पहले नरेगा था उसका नाम, ठीक ना। उसको फिर महात्मा गांधी से संबंधित करके, एम से महात्मा गांधी करके मनरेगा किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कॉन्सेप्ट को। 100 दिनों के लिए काम की व्यवस्था होता है, कितने दिनों में, एक वर्ष में, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, 1900, फिर ऑप्शन डी है 1923। बताने का प्रयास कीजिए तो। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बताइए तो। बताइए, थोड़ा खांसी है, कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग बता दिए होंगे, टिक लगा दिए होंगे आंसर। तो हम बता देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा 1919। 1919 में ही पूरे विश्व के श्रमिकों का एक संगठन बनाया गया, उनके हितों को ध्यान में रखकर। तो कब बनाया गया, तो 1919 में। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन क्या है, मतलब कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अनुभव, या डी इनमें से सभी। तो हमने कक्षा में आप लोगों को बताया है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो उनका ज्ञान भी होगा, कौशल मैंने स्किल, अनुभव मतलब जो काम करने के बाद हमें प्रदान होता है अनुभव। मतलब तीनों चीज़ें हमें मानव पूंजी के लिए आवश्यक होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर,
डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। देखिए 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है प्रश्न? 2019 में पूछा गया है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। क्या है? 6 नंबर। जवाहर रोजगार योजना क्या? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2025 में पूछा गया है प्रश्न ये। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। 5 सेकंड का टाइम है, बताइए फटाफट। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई, कब शुरू हुई? तो 1989 में। कब शुरू हुई? तो 1989 में। ध्यान रखिएगा, कब? 1989 में, ठीक ना। क्योंकि इस समय जो था रोजगार की जरूरत पड़ रही थी 1989 इंदिरा गांधी के समय लगभग लगभग, ठीक ना। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आती है, तो देश में रोजगार का मतलब ज़रूरत पड़ रहा था, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो सरकार ने कौन सा योजना लाया था? तो जवाहर रोजगार योजना लाया गया था सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो इनमें से कौन आर्थिक विकास के क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? क्या बता रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। मतलब कि आपको बताना है कि वह कौन सा क्षेत्र है जो आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। कृषि क्षेत्र ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, या ऑप्शन डी सहकारी क्षेत्र। तो इसमें से एक को छांटना है जो कि आर्थिक विकास के क्षेत्र से नहीं होंगे। तो हमने बताया था कि आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में आ जाता है कृषि क्षेत्र, और द्वितीयक में आ जाता है उद्योग क्षेत्र, और तृतीय में आ जाता है सेवा क्षेत्र। इनमें से कौन नहीं होगा? तो डी होगा हमारा सही आंसर। सहकारी क्षेत्र आर्थिक विकास के क्षेत्र में नहीं आते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डी में, ठीक ना। डी में चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं अध्याय 5 का हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना, रोजगार एवं सेवाएं से संबंधित क्वेश्चन। तो सारे जो क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको ही मैं करा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? 8 नंबर। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? मतलब कि कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है जो सरकार के अधीन नहीं आती है? ऑप्शन ए सैन्य सेवा, ऑप्शन बी वित्त सेवा, ऑप्शन सी मॉल सेवा, ऑप्शन डी रेल सेवा। तो बताने का प्रयास कीजिए। देखिए एक हिंट देता हूं मैं। सरकारी सेवा वे सेवाएं होती है जिसमें सरकार वेतन देती है। तो सैन्य सेवा में सरकार वेतन देती है कि नहीं देती है? एक सेकेंड, रिंग बजी, ठीक। मेरे पूज्य पिताश्री का फोन था, ठीक ना, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे थे हम यहाँ की? सरकारी सेवा। सरकारी सेवा में सरकारी सेवा में क्या करती है? सरकार वेतन देती है। तो सैन्य सेवा जो कि आर्मी पुलिस वगैरह रहता है, इसमें सरकार वेतन देती है कि नहीं देती है? तो ये भी नहीं होगा। वित्त सेवा, ये भी नहीं होगा। रेलवे सेवा में जो नौकरी लगता है उसमें सरकार वेतन देती है। लेकिन मॉल जो होता है, मॉल सेवा, वो किसी प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किया जाता है। जैसे कि जिसके पास पैसा रहता है, हम लोगों का पैसा है नहीं तो कहाँ से खोलेंगे। तो मॉल सेवा प्राइवेट सेक्टर का होता है, तो ये हो जाएगा गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल रटने का प्रयास नहीं किया जाएगा, ठीक ना। अगले प्रश्न में जाएंगे हम लोग। आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड बाय, आर्थिक विकास से संबंधित है। 2021 का ये प्रश्न है, बताइए आप लोग। तो क्या ए परिणात्मक परिवर्तन से, बी गुणात्मक परिवर्तन से, सी ए बी दोनों से? तो इसमें तो आप लोग लगा लिए होंगे सी होगा, क्योंकि जहाँ ए बी दोनों रहता है तो आप खुद पढ़ते हैं ऑप्शन पर, है कि नहीं है? चलिए ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन करके हम लोग फिर एक शेर सुनाते हैं आप लोग को, ठीक ना। चलिए, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। मतलब कि जो भी देश विकासशील, कितने प्रकार के देश होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है विकसित देश पहला नंबर में, फिर होता है विकासशील जो कि बीच में आता है, और तीसरा होता है अविकसित देश, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः कहाँ पे काम करती है? संलग्न में कहाँ पे काम करती है, वही बताया जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या इनमें से सभी में?
बताइए जल्दी जल्दी प्रश्न, इसका आंसर बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। तो आंसर देने का प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी। कितना टाइम हुआ है? 10:28 हो गया है। बताइए जल्दी, क्या होगा आंसर बताइए। सेवा क्षेत्र तो होगा नहीं, औद्योगिक क्षेत्र भी तो होगा नहीं, क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। आशा करता हूँ आप लोग बता दिए होंगे। तो चलिए हम इसका आंसर आपको दे देते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि भारत जो है एक विकासशील देश है, और भारत की जो 65% मतलब कि 50% से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे काम करती है? तो कृषि क्षेत्र में करती है। तो विकास जो भारत है विकासशील देश है, इसलिए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ठीक ना। 2021 में पूछा गया है प्रश्न। अब हम अगला देखते हैं, ठीक है ना। नरेगा, NREGA इंग्लिश में इसको कहते हैं नरेगा, कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? 2009 के बाद किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया जो कि मनरेगा कर दिया गया था? तो एम से देखिए होता है क्या? महात्मा गांधी। नरेगा के आगे हम लगा देंगे, नरेगा के आगे लगा देंगे आर NREGA। तो क्या हो जाएगा? हमारा मनरेगा हो जाएगा नहीं। और एम से हमारा नाम क्या आ जाएगा निकल करके? एम से आ जाएगा हमारा महात्मा गांधी निकल कर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन हो जाएगा, किन के नाम से साथ जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी, ठीक ना। एम से याद रखिएगा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी का जो क्या कहते हैं उनका नेचर था, वो ग्रामीण लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था। इसलिए उनके इसलिए उनके याद में इनका नाम मनरेगा कर दिया, नरेगा से, ठीक ना। और मनरेगा के तहत 100 दिनों का काम एक वर्ष में दिया जाता है सरकार के द्वारा बेरोजगारों को, ठीक ना, जैसे कि हम लोग बेरोजगार हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 12 का, ठीक ना। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? मतलब कि आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन सा है? जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, आंसर देने का प्रयास कीजिए। थोड़ा हम इधर कर देते हैं। हाँ, आंसर दीजिए। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? मतलब कि कौन सी चीज़ें जो है लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो वित्त, फाइनेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य या नागरिक सेवाएं। तो क्या होगा? आधारभूत संरचना के अंतर्गत हो जाएगा, आधारभूत संरचना के अंतर्गत हो जाएगा, हमने बताया था कि शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये सब लोगों की ज़रूरतें अधिक होती है आर्थिक विकास के अंतर्गत, है ना। आर्थिक आधारभूत संरचना है ना। तो आर्थिक के लिए हमको लग रहा है थोड़ा डाउट इसमें, है ना। तो आप लोग बताइए सही आंसर, इसका आंसर ये नहीं होगा। धोखा। क्या हुआ? धोखा, ठीक ना। आर्थिक, तो आर्थिक चीजें किससे संबंधित होती है? पैसा से, मनी। क्या होता है? मनी, मनी पावर, ठीक ना। पैसा, MONEY, मनी। तो मनी किससे आता है? फाइनेंस से। अब फाइनेंस किसको कहते हैं? वित्त को कहते हैं। तो वित्त से संबंधित हो जाएगा, आधारभूत संरचना का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर पर। मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, 2021 में पूछा गया है। तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। मतलब कि क्वेश्चन को पहले समझिए। जब भी आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो पहले उसको एक दो बार पढ़िए, उसको समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद आप बन जाएगा आधा निकल कर। तो मानवीय पूंजी के निर्माण का मुख्य घटक कौन है? मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मानव को एक पूंजी की तरह बना सकती है। तो देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं हम उसको दे देंगे किसी मानव को, तो बीमार नहीं पड़ेगा, तो काम करेगा अच्छे से। घर दे देंगे तो सही से काम करेगा। शिक्षा एवं प्रशिक्षण दे देंगे तो आगे चलकर एक पूंजी का निर्माण बनेगा, मानव एक पूंजी बन जाएगा। कैसे बनेगा? अगर वो इंजीनियर बनेगा, कोई फैक्ट्री खोल दिया, उसके अंतर्गत कई लोग काम करेंगे आकर, तो पूंजी का निर्माण किया कि नहीं? तो मानवीय पूंजी बना कि नहीं? बना ना। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? निम्न में से कौन एक पिछड़ा राज्य है? तो एक पिछड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हम बताए थे कि बीमारू, एक नहीं बताए थे, बीमारू, बीमारू बताए थे। तो बीमारू में बताए थे कि बी से होता है बिहार, बी आई से होता है बिहार, एम से होता है मध्य प्रदेश, आर से होता है राजस्थान, ओ से होता है, यू से होता है उड़ीसा। तो इसमें कौन हो जाएगा? पंजाब तो होगा नहीं, हरियाणा होगा नहीं, महाराष्ट्र होगा नहीं, हमारा बच गया कौन? बिहार। इसको ऐसे भी लगा सकते थे, ऑप्शन छांटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा जरूर, ठीक ना, खुद से ही पहले। देखिए 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? देखिए कोई भी जो क्रिया किया जाता है पैसे कमाने के लिए, आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं। उसका मेन मोटो क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है? क्या वो मनोरंजन करने के लिए किया जाता है क्रियाएं, समाज सेवा के लिए किया जाता है, या परोपकार करने के लिए किया जाता है, या जीवोपार्जन करने के लिए किया जाता है? जैसे कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं ए व्यक्ति नाम का कोई पर्सन है, वो अपना आर्थिक क्रिया कर रहा है, अपने पैसे कमाने के लिए कोई मतलब काम धंधा कर रहा है, कोई भी क्रिया का पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। तो क्या मनोरंजन के लिए करता है, समाज सेवा के लिए करता है, परोपकार के लिए करता है? नहीं, अपना जीवन चलाने के लिए करता है। तो अपना जीवन चलाने के लिए कौन हो जाएगा इसमें सर? डी हो जाएगा, जीवोपार्जन हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? बताइए इसका आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, भारत के सकल मतलब जीडीपी में, सकल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस क्षेत्र का मतलब किस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है? तो बताए थे कि कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, कृषि क्षेत्र का करीब 25% है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का 19% है, और सेवा क्षेत्र का बताए थे कि करीब 60 से प्लस है, 65% हम बताए थे कि योगदान है हमारे जीडीपी में। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का, जो कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सेवा क्षेत्र। हम बताए थे एक चार्ट के माध्यम से, आप लोग बताए थे, चार्ट नहीं तो एक गोला बताए थे कि ऐसे होता है कि सेवा क्षेत्र हो गया, इस सेवा क्षेत्र इसमें आ जाएगा, और जो हो जाएगा इसमें कृषि क्षेत्र आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा क्या हो जाएगा? सबसे कम उद्योग क्षेत्र। हमारे जो देश है भारत देश, उसमें उद्योग क्षेत्र का कम योगदान है, इसीलिए यहाँ पे उतनी सारी फैक्ट्रियाँ नहीं लगी है सभी राज्यों में, ठीक ना, ये भी कारण है क्या। अगला प्रश्न है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी मतलब कि बेरोजगारी तो है लेकिन छिपा हुआ है, नुक्कल है, जिसको नुक्कल बोलते हैं, ठीक ना, अपनी भाषा में। तो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है बताइए, ऑप्शन आंसर दीजिए आप लोग। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना, दीजिए आंसर। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अब बताते हैं क्यों। अब हम लोग काम करते हैं कृषि क्षेत्र में, जाके खेतों में काम करते हैं, तो सरकार के पास आंकड़ा नहीं रहता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग काम करने के लिए जाते थे, सब एक घर वाला उठ के चल जाते हैं काम करने के लिए, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो बेरोजगारी है लेकिन छिपा हुआ है, पता नहीं चल रहा है कि बेरोजगारी है कि नहीं, ठीक ना। तो इसी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? जैसे कि ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए है सेवा प्रदाता, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है उपभोक्ता, ऑप्शन डी है दुकानदार। तो उत्पादक मैंने प्रोड्यूसर, उपभोक्ता मैंने कंज्यूमर, ठीक ना। तो यहाँ पहले प्रश्न समझिए, वस्तुओं और सेवाओं को, जैसे हम कहीं दुकान खरीदने के लिए जाते हैं, तो वस्तु खरीदते हैं या कोई सेवा खरीदते हैं। सेवा मतलब हुआ कि कहीं जाके हम डॉक्टर के यहाँ गए हैं, तो वहाँ पे अपने फीस देते हैं, कुछ फीस देते हैं, उसके बाद हमारा चेकअप वो करता है, तो हम क्या खरीदें? उसकी सेवा को हम खरीदें, खरीदे कि नहीं? तो कौन खरीदता है? तो एक उपभोक्ता खरीदता है, सेवा प्रदाता तो नहीं होगा। उत्पादक क्यों खरीदेगा? उत्पादक तो खुद वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, दुकानदार तो खुद बेच रहा है, तो क्यों खरीदेगा? तो उपभोक्ता ही जाकर सेवा और वस्तुओं को खरीदता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? मतलब बोल रहा है गैर आर्थिक, मैंने आर्थिक नहीं है, गैर रूप से है, संरचना का अंग है, ठीक ना। तो ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार, क्या होगा? ऊर्जा होगा, शिक्षा होगा, यातायात होगा, या संचार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या?
बताइए जल्दी आप लोग, फटाफट बताइए। 37, बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा? शिक्षा होगा ना, शिक्षा, यातायात, संचार। इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। अगला प्रश्न में चलते हैं। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो किससे हुई थी? तो आंध्र प्रदेश। किससे हुई थी? याद रख लीजिएगा, चीजें हैं, आंध्र प्रदेश से हुई थी। किससे हुई थी? तो आंध्र प्रदेश, सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, आर से राजस्थान, ठीक ना। उसके बाद बिहार आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर है हमारा। निम्न में कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी ऊपर में हम बताए थे कि एक छिपी बेरोजगारी होती है, एक मौसमी बेरोजगारी होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। तो दोनों बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, ठीक ना। छिपी बेरोजगारी माने कि एक से अधिक लोग काम कर रहे हैं। मौसमी बेरोजगारी मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए धान, मतलब जैसे कि सीजन बाय सीजन हमारे यहाँ खेती होता है, तो जब धान का मौसम आता है तो धान, मतलब उस समय हम लोग जैसे कि खेतों में काम करने के लिए लोग जाते हैं, फिर क्या होता है, कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं घर पर, तो मौसम के अनुसार उनको रोजगार मिलता है और रोजगार नहीं मिलता, इसीलिए इसको मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसको थोड़ा फोटो इधर कर देते हैं हम, ठीक ना। खांसने का मन कर रहा है, पहले रुको, खांसने दो हमको।
कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किसका योगदान सर्वाधिक है? तो हम बताए पिछला क्वेश्चन में भी, सेवा क्षेत्र का करीब 65% योगदान है। कितना है? 65%। ठीक ना, 65% का योगदान है सेवा क्षेत्र में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें जो होगा समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं क्लास को। नेक्स्ट दिन हम लोग अगले चैप्टर का प्रश्न लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। ठीक ना। ठीक है, तो जय हिंद। पढ़िए मस्त, खाइए मस्त, सोइए मस्त। ठीक।